नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। रिजर्वेशन कब तक? सवाल यह नहीं कि 75 साल से रिजर्वेशन क्यों है, सवाल यह है कि आखिर ये रिजर्वेशन कब तक रहने वाला है। भारत में रिजर्वेशन पर बात करना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही रिजर्वेशन पर बात होती है दो बातें निकल कर आती हैं, सोशल जस्टिस और मेरिट। एक पक्ष कहता है कि समाज में जब तक भेदभाव, असमानता है तब तक रिजर्वेशन रहनी चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है कि आखिर कब तक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, असमानता की आड़ में मेरिट को दबाया जाता रहेगा। आखिर कब तक योग्यता का गला घोंटा जाता रहेगा। अगर रिजर्वेशन का लक्ष्य बराबरी लाना है, समाज में समानता लाना है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, तो इसकी समय सीमा क्या है? रिजर्वेशन कब तक जारी रहेगा? इसके साथ ही एक तीसरा सवाल सामने आता है कि रिजर्वेशन का लाभ आखिर मिल किसे रहा है? क्या रिजर्वेशन उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं? अगर एक ही रिजर्व कैटेगरी के अंदर कुछ कम्युनिटीज आगे निकल गए हैं रिजर्वेशन का लाभ लेकर, और कुछ कम्युनिटीज को अब तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है जिसके कारण वो पीछे रह गए हैं, तो क्या रिजर्वेशन की व्यवस्था की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? आज हम इसी सवाल को इतिहास, आंकड़ों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मेरिट और सोशल इक्वालिटी के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में सदियों से असमानता, भेदभाव की गंभीर समस्याएं रही हैं, जिसके कारण कुछ कम्युनिटीज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक अवसर एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में पीछे रह गए। आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या केवल यह कह देना पर्याप्त है कि सभी नागरिक बराबर हैं, या कुछ नागरिकों को विशेष अवसर देने की ज़रूरत है, उन्हें मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। और इसी सोच से अफर्मेटिव एक्शन, या यूँ कहें तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की व्यवस्था विकसित हुई। रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य था रिप्रेजेंटेशन, सोशल जस्टिस, समान अवसर एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाना। अब सवाल आता है कि जब रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य लोगों को मुख्य धारा में लाना था, तो क्या हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि मुख्य धारा में लाने का पैमाना क्या होगा? कौन सी कम्युनिटी मुख्य धारा में आ गई है और कौन सी कम्युनिटी अब तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई है? किस कम्युनिटी का सुधार हुआ है और किस कम्युनिटी का सुधार अब तक नहीं हो पाया है? और अगर वो पीछे हैं तो क्या उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं? क्या सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें यह पता चले कि अब तक रिजर्वेशन से कितने कम्युनिटीज़ का उत्थान हुआ है और कितने कम्युनिटीज़ अब तक पीछे रह गए हैं, और जो कम्युनिटीज़ पीछे रह गए हैं उनको किस प्रकार से मुख्य धारा में लाया जा सके? अब एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखिए। 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट नोटिफाई की गई, जिसके तहत एसटी की कुल एंट्री 241 थी और एससी की 607। अब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एसटी की कुल एंट्री 700 से ऊपर जा चुकी है और एससी की कुल जातियों की संख्या 1200 से ऊपर जा चुकी है। तो मेरा सवाल यह है, जब हमारा संविधान इक्वालिटी की बात करता है तो आखिर में 70 साल में इतनी सारी जातियां कहां से पैदा हो गई? अब अगर बात ओबीसी की करते हैं तो 1950 में ओबीसी की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट नहीं थी,
तो 1953 में ओबीसी की कुल संख्या 2399 थी। वहीं बाद में मंडल कमीशन ने 1980 में ओबीसी की कुल संख्या 3743 आइडेंटिफाई की। मेरा सवाल फिर से वही है कि जब 1953 में ओबीसी की संख्या 2399 थी तो 1980 में ओबीसी की संख्या 3743 कैसे हो जाती है, और आज 2026 में यह करीब 5 से 6 हज़ार जातियाँ हो गई। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। एससी एक जाति नहीं है, उसी प्रकार एसटी मात्र एक ट्राइब नहीं है। एससी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं और एसटी के अंदर बहुत सारे ट्राइब्स हैं। और अगर रिजर्वेशन का उद्देश्य पिछड़ों को आगे लाना है तो हमें यह भी देखना होगा कि एसटीज़ के कितने सारे ट्राइब्स हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है और कितने सारे रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाए हैं, अब तक समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। अगर हम समझने का प्रयास करें तो एसटीज़ के अंदर कितने सारे ट्राइब्स हैं, जैसे भील, गोंड, सांथाल, मुंडा, ये सभी जो कम्युनिटीज़ हैं ये आज भी समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, काफ़ी पिछड़े हैं। और एसटी के रिजर्वेशन का फ़ायदा कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ ही ले रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स ही ले रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल 700 से ऊपर ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ हैं, जिनके अंदर अगर सब कैटेगराइजेशन किया जाए तो उन कैटेगरीज में बहुत सारी असमानता है कि कोई ट्राइबल्स बहुत ही आगे निकल गए हैं और कुछ ट्राइबल्स बहुत ही पीछे रह गए हैं। राजस्थान में इसी मुद्दे पर समय समय पर बहस होती है कि एसटी रिजर्वेशन का बेनिफिट्स कुछ कम्युनिटीज़ के पास डिसप्रोपोर्शनेटली कॉन्सेंट्रेट हो गई है और कुछ कम्युनिटीज़ आज भी इस लाभ तक नहीं पहुंच पाए हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार कोई ऐसा डेटा क्यों नहीं जारी करती है जिसमें यह पता चले कि एसटी के अंदर जितने भी कैटेगरीज हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, उनको एसटी रिजर्वेशन का कितना बेनिफिट्स मिला है या फिर सरकारी नौकरियों में उनका कितना रिप्रेजेंटेशन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही कम्युनिटी रिजर्वेशन के सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा रही है। और अगर ऐसा है तो सरकार को इस पर विचार करना होगा कि अगर रिजर्वेशन का उद्देश्य जो समाज में सबसे पिछड़ा तबका है उसको आगे लाने का है, तो फिर कोई एक ही कम्युनिटी सारा फ़ायदा क्यों लेके जा रही है। और यही सवाल शेड्यूल कास्ट के अंदर भी आता है। शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। उदाहरण के लिए डोम, मुशहर, धानुक इत्यादि इस ऐसे जातियां हैं जो अब तक एससी के रिजर्वेशन का बेनिफिट्स नहीं ले पाए हैं या फिर वो अब तक समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, वो अब तक पीछे रह गए हैं। तो सवाल बिल्कुल लेजिटिमेट है, क्या एससी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स एससी के सारे कम्युनिटीज़ के पास पहुंच पा रही है या सिर्फ कुछ कम्युनिटीज़ के पास पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंच पा रही है, सबसे पिछड़ी कम्युनिटीज़ के लिए टारगेटेड मैकेनिज्म की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और अब यहाँ 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आता है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस में 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने माना कि शेड्यूल कास्ट के भीतर सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है अगर उसका उद्देश्य पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का हो, तो एससी का सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, वो संवैधानिक है। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने एम्पिरिकल डेटा पर भी जोर दिया और इन ए फेज्ड मैनर रिजर्वेशन को ख़त्म करनी चाहिए या फिर एक समय सीमा तय करनी चाहिए, जो समय सीमा पूर्ण होने पर इस रिजर्वेशन की व्यवस्था को समाप्त कर देनी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रघुवंशम। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय श्री राम।